क्या हालचाल मेरे धरतीवासियों, बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे हैं। अगर आप भी आफ्टर इफेक्ट की जर्नी में आगे निकल गए हो और आप चाहते हो शेप्स के बारे में समझना, तो आज हम समझेंगे गंभीरता से। सबसे पहले हम समझेंगे कि शेप्स क्या होते हैं, आफ्टर इफेक्ट में शेप्स कौन कौन से टूल से बनाए जा सकते हैं और शेप्स के साथ एनिमेटर्स कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, शॉर्टकट में देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शेप टूल आपको कहाँ मिलता है? आपको यहाँ मिलता है, टूल बार में दिख रहा होगा। इसके अंदर हमारे कुछ अलग अलग शेप्स होते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन और स्टार टूल। ये हमारे जो होते हैं 5 मेजर शेप्स होते हैं। इनके अलावा जो भी हम एनिमेटर्स, पेन टूल वगैरह का यूज़ करके जो शेप्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे रेक्टेंगल टूल से। ये वाली लेयर को अभी हम कर देते हैं हाइड, क्योंकि हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट लेयर को, सॉरी। सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगल। ये हमने बनाया रेक्टेंगल। नाउ अगर मेरी कोई सी लेयर सिलेक्ट है, अगर जैसे अभी यहाँ पर मेरी टेक्स्ट लेयर सिलेक्टेड है और मैंने भी ड्रॉ किया, तो उससे बनता है मास्क। ठीक है, मास्क क्या होता है हम आगे समझेंगे, बाकी अभी ये समझ लो। ये अगर कोई सी भी लेयर सिलेक्टेड है और अगर उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करते हैं किसी भी शेप टूल से या पेन टूल से, तो उससे बनता है मास्क। ठीक है, ये गलती करने से हमेशा बचना है आपको। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ब्लैंक एरिया में क्लिक करना है या आपको कंट्रोल शिफ्ट ए दबाना है और आपको क्या करना है, बाहर आ जाना है सिलेक्शन से। देन आपको उसके बाद ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो आपका एक शेप बनेगा। जो भी आप टूल लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका शेप बनेगा। ठीक है, अभी हमने रेक्टेंगल लिया, जैसे रेक्टेंगल बनेगा सिंपल। अब इसको टूल को आप छोड़ देंगे, अभी कुछ भी क्लिक नहीं किया है, तो आपका शेप रेडी है। ठीक है, आप वी दबाएंगे, मूव टूल पे आ जाएंगे। देन आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी आप जो मूव कर रहे हैं शेप मूव हो रहा है, शेप मूव हो रहा है, लेयर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप लेयर का पोजीशन देखो, लेयर की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम जो मूव कर रहे हैं वो शेप मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लेयर मूव करूँगा तो इस तरीके से मूव होगी। ठीक है, अब इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है, हमें इसको कंट्रोल होम दबा के सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल बनाने का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। डिलीट करने के बाद भी मेरे पास एक शेप लेयर यहाँ पर स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, सब कुछ डिलीट करेंगे, क्यू दबाएंगे। शेप टूल का शॉर्टकट होता है क्यू, शेप टूल का शॉर्टकट होता है क्यू। तो अगर आपको कभी भी शेप टूल चाहिए तो आपको दबाना है क्यू। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से। अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना है तो मैं इस तरीके से मेहनत नहीं करने की बजाय शिफ्ट दबाऊंगा। शिफ्ट दबाने से क्या होता है, प्रोपोर्शंस कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट बनता है या इक्वल बनता है। सिंपल भाषा में कॉन्स्टेंट मतलब होता है इक्वल। तो एक वैल्यू जितनी होगी दूसरी वैल्यू भी उसके इक्वल होगी, उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसे कि स्क्वायर में दोनों वैल्यूज इक्वल होती है, राइट। अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी, इस तरीके से। सर्कल के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, रेडियस को वेरी करते हैं, तो वो एलिप्स बन जाता है या दूसरा शेप बन सकता है। सेम विथ अदर शेप्स। ठीक है, तो अगर वैल्यू को हमें कांस्टेंट करके रखना है तो हमें दबाना होगा शिफ्ट। क्या दबाना होगा? शिफ्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया कांस्टेंट वैल्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आप एक शेप लेयर के अंदर कितने भी शेप्स बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने 2 शेप बनाए, दोनों मेरे सेम एक ही शेप लेयर के अंदर है। अब एक शेप लेयर के अंदर जो भी शेप होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कंटेंट। किसी भी शेप लेयर के अंदर, इस शेप लेयर के अंदर जितने भी मेरे शेप होंगे उन्हें हम कहते हैं कंटेंट। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी एनिमेटर लगाऊंगा, एनिमेटर क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। एनिमेटर अगर मैं लगाता हूँ तो इस पूरे ग्रुप पर लगेंगे, पूरी लेयर पर लगेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो शेप लेयर होती है वो अलग अलग लेयर पर ड्रॉ करते हैं, जिससे हम अलग अलग तरीके से इफेक्ट और एनिमेशन दे पाएँ। ठीक है, अभी हम इन दोनों को रेक्टेंगल को हटा देते हैं। अभी हमने शिफ्ट समझा, अभी हम समझेंगे कंट्रोल। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करते वक्त क्या दबाऊंगा? कंट्रोल। कंट्रोल जब मैं दबाऊंगा तो मेरा जो शेप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से मैंने माउस लिया था वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देख रहे हो, लेफ़्ट साइड से। अगर मैं यहाँ दबाऊंगा तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे शेप का रहेगा सेंटर। क्या रहेगा? सेंटर। इसके साथ मैं शिफ्ट का यूज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, शिफ्ट का यूज़ अगर मैं करूँगा तो आप इस तरीके से देख सकते हो, कंस्ट्रेन होके, लेकिन सेंटर में। अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूँ तो इस तरीके से, और कंट्रोल पकड़ के रखो तो इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंस आप देख सकते हो, और शॉर्टकट आपको स्क्रीन के ऊपर की साइड देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, और इसके साथ ही अब एक की हमारी बच रही है यहाँ पर, वो है अल्ट। अल्ट का काम मैंने लास्ट टाइम बताया था टेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अल्ट का काम होता है हमारा प्रीव्यू नहीं देने का। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करूँगा अल्ट दबा के, तो प्रीव्यू आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा है, ओनली आउटलाइन आ रही है। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी बचती है और जो हमारा प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। अगर आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि आपका फिल क्या है, स्ट्रोक क्या है और डिज़ाइन क्या है शेप की, लेकिन आपको पता है आप क्या बना रहे हो, आपने सब कुछ ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो आप अल्ट दबाकर डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। ये फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको हम करेंगे सेंटर में। आपने शेप तो बना लिया, शेप को कलर कैसे देना है, स्ट्रोक कैसे कंट्रोल करना है, फिल कैसे कंट्रोल करना है, वो अभी देखते हैं। जनरली अगर आपका यूज़र इंटरफेस नॉर्मल है, जैसा कि मेरा है यहाँ पर, तो आपको टॉप बार में जहाँ पर आपके टूल्स होते हैं उसी लाइन में आगे आपको एक पूरा सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको इसके फिल एंड स्ट्रोक का कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक स्नैपिंग का ऑप्शन है। स्नैपिंग का मतलब होता है कि जब भी आप इस तरीके से आप शेप को मूव करेंगे तो आपको स्नैपिंग का ऑप्शन देगा। स्नैप मतलब होता है मैग्नेट का काम, ठीक है, देखो, ठीक है, इस तरीके से स्नैपिंग हमने समझ लिया। उसके बाद ही जस्ट आपको मिल जाता है एक फिल का बटन, एक स्ट्रोक का बटन। तो आफ्टर इफेक्ट में आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी बटन का कलर ब्लू है या फिर रेड है, जो भी आपका आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस है, डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है इसलिए हम ब्लू समझेंगे। जो भी बटन ब्लू है उसे आप क्लिक कर सकते हैं, राइट। जो भी बटन ब्लू है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ऐड वाली बटन ब्लू नहीं है, इसे मैं क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन जो फिल एंड स्ट्रोक का जो ऑप्शन है, बटन है, वो ब्लू है, यानी कि मैं उसे क्लिक कर सकता हूँ और क्लिक करने पर मुझे उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो पहले हम फिल समझेंगे। फिल को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 तरीके के फिल होते हैं, ठीक है, 4 तरीके के फिल होते हैं। एक ओपेसिटी कंट्रोल होता है, एक ब्लेंडिंग मोड होता है। कैसे यूज़ करते हैं, पहला होता है नो फिल, ठीक है, क्योंकि वो प्रो से मतलब नो फिल। सेकंड होता है सॉलिड यानी सिंगल कलर। थर्ड होता है लीनियर ग्रेडियंट, यानी कि इस तरीके से ग्रेडियंट A to B। और फोर्थ और लास्ट होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट होता है हमारा सर्कल वाला ग्रेडियंट, ठीक है, सेंटर से स्टार्ट होता है और एज तक जाता है, वो होता है रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। हम सॉलिड लेते हैं। यहाँ पर है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड के अंदर आपको जितने भी डिफ़ॉल्ट ब्लेंड मोड होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंस पर कर दूँ तो आपको पता चलेगा किस तरीके से काम कर रहा है ये। एक्सक्लूजन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका कलर कैसे कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ से करते हैं ओके करने के बाद। ये ओपेसिटी का मतलब तो आपको पता ही होता है क्या है। इसको ओके कर देंगे और फिल के बाद हमको एक कलर का मेन्यू मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक कलर पिकर। कलर पिकर के अंदर आप या तो यहाँ पर अपनी हेक्स कोड डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डालूँ FFF600 तो इस तरीके से मेरा एक कलर आ जाता है। और यहाँ पर इसी की जगह मैं डालूँ FFA600 तो ये मेरा कलर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड माइल्ड टोन। आगे हम बढ़ते हैं स्ट्रोक की तरफ। स्ट्रोक पर क्लिक करने पर हमको सेम 4 ऑप्शंस मिलते हैं जो उसके साथ थे, जो मैंने समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोक को आप क्लिक करेंगे तो सेम आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। कलर यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट हम वाइट रखेंगे। उसके बाद आपको एक कंट्रोलर मिलता है जिससे आप स्ट्रोक की विड्थ डिसाइड करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रोक की विड्थ डिसाइड कर ली। ओके, नाउ अभी हम आगे की चीज़ें समझेंगे। इसके बाद की चीज़ें कैसे काम करती है। इसके बाद की चीज़ें ऐसा काम करती है कि आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रोक 1। अब स्ट्रोक 1 में जाएंगे। यहाँ से आप कलर्स को एनिमेट कर सकते हैं। जिस भी बटन पर क्लॉक का आइकन है, घड़ी का आइकन है, ठीक है, वॉच का आइकन है, एक्सप्रेशन का आइकन है, टाइम का आइकन है, जो भी आप बोल लो, ये वाला आइकन जिस पे भी है वहाँ पर हम उसे एनिमेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ओपेसिटी मिल जाती है, स्ट्रोक विड्थ मिल जाती है, ये वाली विड्थ और ऊपर जो विड्थ हमने देखी दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद हमको एक बहुत स्पेशल 2 चीज़ें मिलती है। पहली कैप मिलता है, दूसरा जॉइंट मिलता है। जो आपका लाइन जॉइंट दिख रहा है, लाइन जॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने अभी करंटली बनाया इसके अंदर आपको कितनी लाइन दिख रही है, 2, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। लेकिन इन दोनों लाइंस का एक यहाँ पर जॉइंट बन रहा है यहाँ पर जॉइंट। इस जॉइंट को हम बोलते हैं लाइन जॉइंट, ठीक है। अभी ये हार्ड है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ, यहाँ से एक्सपेंड करके कंटेंट्स इन शेप 1, क्योंकि शेप 1 है उसके अंदर हमारा स्ट्रोक है, ये क्या है, एक स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक में जाते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन जॉइन। मीटर जॉइन है, मीटर मतलब समझ लो कि हार्ड वाला, ठीक है। राउंड जॉइन करोगे तो इस तरीके से राउंड हो जाएगा। अभी हम इसको फुल पे कर देते हैं, इस तरीके से राउंड हो जाएगा। और एक और है हमारा बेवल जॉइन। बेवल के अंदर राउंड भी नहीं होता है और हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन एक कट बन जाता है यहाँ पर साइड में, जिसे हम बेवल बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बट कैप से आप राउंड कैप करेंगे तो आपका जो ये मुंह होता है, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती है आपकी स्ट्रोक की लाइन की, ठीक है, वो हो जाती है आपकी राउंड।
उसके बाद इसे ये वाला शेप को हम करते हैं डिलीट, इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है, हम आगे समझते हैं इसको। रेक्टेंगल 2 के अंदर थे हम, रेक्टेंगल के अंदर हमने समझा था स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर हमारे पास और ऑप्शन आ गया डैश। अभी जो स्ट्रोक आप देख रहे हैं ये स्ट्रोक है बहुत प्लेन लाइन है, ठीक है। अगर हम इसे प्लस, यहाँ पर जो प्लस है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बना सकते हैं डैशेस। डैशेस पता है क्या होते हैं? डैश यानी इस तरीके से डैशेस बना सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर 2 कंट्रोल्स होते हैं, पहला होता है डैश और दूसरा होता है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब उसकी पोजीशनिंग और डैश मतलब कि उसकी वैल्यू, ठीक है। चलो इसे हम अभी हटा देते हैं, नेगेटिव करेंगे। उसके बाद एक बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है टेपर, जो कि मैं आपको समझाऊंगा पेन टूल के अंदर, यहाँ पर उसकी नीड नहीं है। तीसरा होता है वेव। वेव के अंदर आप अमाउंट जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपका जो भी स्ट्रोक है, स्ट्रोक क्योंकि अभी हम स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, तो स्ट्रोक के ऊपर वेव्स लग जाएगी, इस तरीके से वेव्स लग जाएगी, ठीक है। बस बाकी उसके कंट्रोल से अमाउंट मिल जाएगा। पिक्सल्स एंड साइकिल्स के अंदर डिफरेंस मिल जाएगा, दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। साइकिल्स के अंदर आपको इस तरीके से वेव्स मिलेगी एंड पिक्सल्स के अंदर इस तरीके से वेव्स मिलेगी, ठीक है। साइकिल्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद आपको एक फेस मिलेगा। फेस मतलब आप उसका ऑफसेट समझ लो, ठीक है। चलो इसे हम कर देते हैं क्लोज, वैल्यू कर देते हैं 0 और आगे बढ़ते हैं हम फिल की तरफ। फिल के अंदर सबसे पहले ही आपको मिलेगा मल्टीप्लाई, जो कि हमारा क्या है ब्लेंडिंग मोड। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से अपना फिल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कलर हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसे हम एनिमेट कर सकते हैं, सेम विथ ओपेसिटी। उसके बाद रेक्टेंगल 2 फिल की प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल 2 ये जो इकलौता रेक्टेंगल है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका ट्रांसफॉर्म है ये, ठीक है। ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है एंड जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्म है दोनों अलग अलग है, याद रखना। जो जिसके अंदर रेक्टेंगल 2 लिखा है वो सिर्फ इस रेक्टेंगल का अकेले का ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। क्या है वो? इस रेक्टेंगल का सेल्फ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्म है पूरी शेप लेयर का है। अगर ऐसे 10 यहाँ पर रेक्टेंगल लगा दिए जाए फिर भी अगर उन सबको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हम यहाँ से करेंगे लेयर के ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल 2 की स्ट्रोक और फिल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद रेक्टेंगल पैथ, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल पैथ, अगर यहाँ पर एलिप्स होगा तो एलिप्स पैथ, पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन पैथ। हम प्रॉपर्टीज़ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सभी शेप्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है सेम होती है, ठीक है। चलो इसके अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा साइज़। साइज़ मतलब शेप की साइज़, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पहले आपको एक लिंक का आइकन मिलेगा, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो अनलिंक हो गया, यानी कि दोनों वैल्यूज़ आप सेपरेटली कंट्रोल होगी, एक्स एंड वाई स्केल, ओके। पोजीशन इस तरीके से कंट्रोल होती है जिस तरीके से नॉर्मली होती है। अब आप बोलोगे रेक्टेंगल पैथ एंड ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल के अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो पैथ है, हम जो भी शेप बनाते हैं वो एक पैथ होता है, इस पैथ का जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, एक साइज़ मिलेगी, एक पोजीशन मिलेगा, बस इतना ही है। उसके बाद आपको मिलेगा राउंडनेस। राउंडनेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया इफेक्ट है, ये बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली लगाना है तो ये आपको पैथ के अंदर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ पूरी। अब मुझे देखना है कि राउंडनेस कहाँ है, तो मैं इस वाले सर्च बार में सर्च कर सकता हूँ ROUND और यहाँ पर आ गई मेरी राउंडनेस। अभी यहाँ पर एक शेप है इसलिए एक ही दिखा रहा है, अगर मेरे पास 10 शेप होंगे तो 10 दिखाएगा, गॉट इट। चलो सेम आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं एंकर सर्च करूँ तो यहाँ पर मुझे एंकर पॉइंट जितने भी अवेलेबल होंगे लेयर्स के अंदर सब दिखाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करके सर्च करूँ एंकर तो तीनों का दिखाएगा, ठीक है। सिलेक्शन मैटर्स, अगर आपकी लेयर सिलेक्टेड नहीं है उसका जो सर्च रिजल्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बॉक्स का यूज़ भी हमने समझ लिया। अभी हम शेप लेयर के बारे में आगे समझते हैं। शेप लेयर के बाद हम समझते हैं कौन कौन से शेप हम बना सकते हैं। ये वाला हम हटा देते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल, एक एक करके शेप्स बनाएंगे हम। रेक्टेंगल हमने बनाया, फिल चालू कर लेते हैं, फ़िलहाल फिल हमने चालू कर लिया, ओके। नेक्स्ट लेयर पर बनाएंगे हम एक स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे
एक राउंडेड रेक्टेंगल जो कि हमारा अगला टूल है। अब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इसकी राउंडनेस कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग से स्लाइडर नहीं दिया है, इसलिए हम माउस व्हील को जब स्क्रॉल करेंगे तो इस राउंडनेस की प्रॉपर्टी वो कंट्रोल होती है, ठीक है। लेकिन एक बार छोड़ने के बाद आप इसे वापस कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ देयर, बट हाँ है। रेक्टेंगल टू के अंदर पैथ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राउंडनेस का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस बात का हमको खास ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको राउंडनेस का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए आपको हमेशा नॉर्मल रेक्टेंगल यूज़ करना है जिसके अंदर आपको राउंडनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टूल है वो है एलिप्स। एलिप्स से हम सर्कल बना सकते हैं, ओवल्स बना सकते हैं, ठीक है। अगली लेयर में बनाएंगे, डिसेलेक्ट करेंगे सब कुछ, कोलैप्स कर देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे एलिप्स। एलिप्स कैसे बनाते हैं, क्लिक करना है और इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये बन गया एलिप्स। अब मुझे करना है, ये शेप मेरा नीचे की साइड जा रहा है, देखो जा रहा है नीचे, मैं चाहता हूँ ये शेप मेरा ऊपर जाए, ठीक है। तो बिना इसे छोड़े लेफ़्ट क्लिक नहीं छोड़ना है और हमें दबाना है स्पेस बार। स्पेस बार जैसे ही दबा के रखेंगे और हम इसे मूव करेंगे माउस को तो हमारा शेप है वो मूव होगा, ठीक है। गुड, इस तरीके से। चलो ये हमने बनाया एलिप्स और अब हम बनाएंगे, क्या बनाए, सर्कल। शिफ्ट दबाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो ये बन गया सर्कल। स्पेस दबा के इसे हम पोजीशन कर लेंगे, ठीक है। डन। एक्सटेंशन को लिया गलती से, एग्जिट करेंगे एक्सटेंशन को, फिर वापस जाएंगे शेप टूल के अंदर। अगला टूल है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल का मतलब होता है मल्टीपल पॉइंट्स। पॉली मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। चलो अभी हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसका बेसिक शेप बनाएंगे। अब स्क्रॉल करके हम इसके पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रॉल करके हम इसके पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को भी ट्राइंगल बनाना है तो वो पेन टूल से बनाने जाता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया परफेक्ट ट्राइंगल चाहिए तो आप पॉलीगॉन टूल लेंगे और उसकी प्रॉपर्टी कर देंगे 3। माउस के स्क्रॉल व्हील से आप इसके पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जितने भी आपको चाहिए, इसका कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो टूल आता है वो आता है हमारा स्टार टूल। स्टार टूल को स्पेसिफिक बनाया है हमारे स्टार्स बनाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी करेंगे साइज़ कम। स्पेस बार छोड़ देना है अगर आपको साइज़ कम करनी है तो। स्पेस बार आपको सिर्फ तभी दबाना है जब आपको अपने शेप को मूव करना है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ सिलेक्ट करके, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, माउस दबा के रखा है, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मैं स्टार के पॉइंट्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, इस तरीके से, देख पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ मैं छोड़ दूँगा वहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। ये बन गया निंजा स्टार, छोड़ दिया। शेप टूल का जो शॉर्टकट होता है वो होता है क्यू, ठीक है। क्यू होता है हमारा शेप टूल का शॉर्टकट। अगर आपको एक शेप से दूसरे शेप में जाना है, जैसे आपको जाना है रेक्टेंगल से एलिप्स में, तो आपको 2 बार क्यू दबाना है, आप हो जाएंगे एलिप्स में, सर्कल में, पॉलीगॉन में। आप जैसे जैसे क्यू दबाते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका जो टूल है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ समझ में आया। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। शेप टूल के एनिमेटर्स जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, सायोनारा।